आवाज आ रही है क्लियर? है ना? अब देखो हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था। हमारे इसमें 3 सेक्शंस रह गए थे। एक सेक्शन तो ये रह गया था 61। 61 ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स के बारे में। नथिंग इन दिस अधिनियम शेल अप्लाई। क्या लिखा गया है कि नथिंग इन दिस अधिनियम शेल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी को क्या कर दे, डिनाई कर दिया जाए। ठीक है, इन द एविडेंस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये कुछ मत करना। बस इसमें इतना याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉनिक और जो हमारे डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं उसे क्या किया जाएगा, उसकी एडमिसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एविडेंस पर दिया जाता है तो उसे एडमिसिबल किया जाएगा। समझ गए? समझ गए? जैसा अभी सेक्शन नंबर 63 पढ़ेंगे तो कहते हैं कि उसी तरह से ये अफेक्ट में आएगा जिस तरह से सेक्शन नंबर 63 है। ठीक है, तो 62 भी बस यही बात करता है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को आपको देना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 63। अब 63 थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं तो वो आपको थोड़ा याद करना है। ठीक है, जैसे कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे, कौन से एडमिसिबल होंगे कौन से नहीं होंगे, वो इसमें लिखा हुआ है। तो 63 का 1 बोलता कि कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखो कहते हैं कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या मतलब किसी पेपर पर स्टोर की गई है, रिकॉर्ड की गई है, कॉपी की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल की कॉल डिटेल्स हैं, कॉल डिटेल्स के हमने प्रिंट आउट निकाल लिया तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही माना जाएगा। विच इज अ प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर के द्वारा, कम्युनिकेशन डिवाइस, फोन वगैरह सब कुछ आ जाएगा कि किसी कंप्यूटर के द्वारा या कम्युनिकेशन डिवाइस के द्वारा उसे क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया है, उस पेपर को या उस डॉक्यूमेंट को, या फिर उसे रिकॉर्ड किया गया है, वो सब चीजें। अदरवाइज स्टोर्ड रिकॉर्ड कॉपी इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे रिकॉर्ड किया गया। जैसे कि हम लोग अपनी फोटोज को स्टोर करके रखते हैं, हम लोग अपनी पीडीएफ को स्टोर करके रखते हैं, हम लोग वीडियोस को रिकॉर्ड करके रखते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी तरह से किसी भी चीज को स्टोर किया गया, रिकॉर्ड किया गया, वो सब एडमिसिबल होगा। शेल डीम टू बी ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, उसे क्या कहा जाएगा, उसे डॉक्यूमेंट ही कहा जाएगा। समझ गए क्या? बात क्लियर है? ठीक है, अब है इफ द कंडीशंस मेंशन इन दिस सेक्शन आर सेटिस्फाई इन रिलेशन टू द इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि इसी सेक्शन के अंदर कुछ कंडीशंस बता रखी हैं कि वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही मानी जाएगी अगर आपने क्या किया, अगर आपने इन इंफॉर्मेशंस को, इस कंडीशंस को फुलफिल किया। कि अब ध्यान से समझो, अब उसे रिलेट कब किया जाएगा, अगर उस कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तभी एडमिसिबल होगा, वरना कौन किसी का कंप्यूटर को पूछ रहा है, लैपटॉप को पूछ रहा है, नहीं। कहते हैं जब क्वेश्चन आएगा तभी एडमिसिबल होगा। ठीक है, शैल बी एडमिसिबल इन एनी प्रोसीडिंग, कहते हैं किसी भी कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन आ गया तो उस प्रोसीडिंग के अंदर उसे एडमिसिबल कर लिया जाएगा विदाउट फर्दर प्रूफ और प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल। कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप ले आए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप ले आए, तो ओरिजिनल की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ गए क्या? अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ले आए, फोटो वीडियो कुछ ऐसा ले आए, देन कोई किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एज एविडेंस और एनी कंटेंट ऑफ ओरिजिनल और एनी फैक्ट स्टेटेड देयर इन ऑफ द डायरेक्ट एविडेंस वुड बी एडमिसिबल। लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, कल कल की और परसों की क्लास में भी मैंने बताई कि डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जैसे मान के चलो कि मेरा मेरा फोन है, तो अब मेरे फोन में मैंने वो वीडियो बनाई है ना, तो मेरे तो मैं जब कोर्ट में जाऊंगी तो मैं अपने फोन से ही उसे दिखाऊंगी, कोर्ट को दिखाऊंगी। तो वो डायरेक्ट हो, ऐसा ना हो कि वो वीडियो जो है काफी जनों के पास चली गई और उन्होंने एडिट कर दी फिर हम उस वीडियो को दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी चीज हम लोग देंगे
मतलब किसी भी फैक्ट को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, वो सब डायरेक्ट होना चाहिए। ये हमारा पहला क्लॉज बात करता है। अब मैंने इतना बड़ा लिखा है, ये सेकंड क्लॉज हमारे बेयर एक्ट में इतना बड़ा लिखा है, तो ये मत पढ़ना, इसकी जगह सिर्फ ये पढ़ लेना 4 पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारा 63 का सेकंड बात करता है कि सच कंप्यूटर आउटपुट शुड बी। लेकिन अब याद रखो, अब मेरा लैपटॉप है, अब मेरा लैपटॉप रोज रोज हमारा क्या होता है, यूज होता है ना, मैं रोज इसको यूज करती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे एक साल में सिर्फ एक ही बार इसको यूज कर रही हूँ, फिर थोड़ी। देखो जैसे कंप्यूटर्स होते हैं कि जिसमें हम लोग अकाउंटेंट का काम करते हैं, जैसे मैं अपने लैपटॉप में पीडीएफ का काम करती हूँ, पीडीएफ बनाती हूँ, रिकॉर्डिंग्स मेरे उसमें पड़ी रहती हैं ना लैपटॉप में। तो कहते कि वो वाला कंप्यूटर का एडमिसिबल होगा एविडेंस, जो कि रेगुलरली बेसिस पर यूज होता है, रेगुलरली बेसिस पर ऑपरेटेड होता है, रेगुलरली बेसिस पर उसमें इंफॉर्मेशन को फीड किया जाता है। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी तो मेरे लैपटॉप में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन फीड ही नहीं होगी। और उसे यूज करते हैं हम लोग कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है, तो कहते हैं इस दौरान होना चाहिए। समझ गए, बात समझ आ गई, रेगुलरली यूज हो, ऑपरेटेड हो, फीडेड इंफॉर्मेशन रेगुलरली। ऐसे नहीं साल में सिर्फ एक बार हम इस कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, रेगुलरली और कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। फिर है कि अब जैसे मेरा लैपटॉप है, तो मेरे लैपटॉप में क्या है, मेरे पास क्या है, उसका लॉफुल कंट्रोल है। क्या होना चाहिए, लॉफुल कंट्रोल होना चाहिए। फिर है सिंगल डिवाइस डॉक्ट्राइन। अब सिंगल डिवाइस डॉक्ट्राइन क्या बात करता, जैसे कि अब मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे आपको पता होगा कि कोई 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 जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होता है ना, कुछ इसमें कुछ जिप वगैरह का कुछ होता है, कुछ सिस्टम जिसमें काफी ज्यादा चीजें हम लोग उसमें स्टोर करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो मेमोरी कार्ड का। अब मेमोरी कार्ड में कितनी सारी फोटोज वीडियोज रहती हैं, अब उस मेमोरी कार्ड को एक लैपटॉप से निकाल के दूसरे में भी लगा देंगे, वही सेम फोटोज उसमें आ जाएंगी। तो वही है कि सिंगल डिवाइस, इफ अ मल्टीपल डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उसे स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है, दे शैल बी डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ध्यान से समझो कि अब मेरे पास एक मेमोरी कार्ड है, ठीक है। मेमोरी कार्ड तो देखो सब यूज करते हैं, है ना। अब मेमोरी कार्ड है, अब ये एक फोन है मेरा, एक ये फोन है, मान के चलो मेरे पास 3 फोन है। तो अब मैं मेमोरी कार्ड मैंने इस वाले फोन में लगा लिया, इससे मैंने फोटोज खींची, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यही मेमोरी कार्ड इसमें लगा लिया, फिर यही मैंने इसमें लगा लिया। तो याद रखो वो उसके इस मेमोरी कार्ड के अंदर जो फोटोज और वीडियोज हैं वो थोड़ी बदल जाएंगी, वो तो सेम रहेंगी, चाहे आप उसको कहीं पर भी लगा लो। तो इसलिए इन्होंने इसे सिंगल सिस्टम कहा है। सिंगल सिस्टम किसी में भी लगा लो, फोटोज वीडियोस तो सेम रहेंगी, तो सिंगल डिवाइस डॉक्ट्राइन, ठीक है। समझ गए क्या, समझ है ना। दिस अप्लाइज टू द इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, कहते हैं अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल कंप्यूटर पर, कंप्यूटर सिस्टम पर, नेटवर्क पर भी, क्लाउड सर्विस पर। आपको पता है क्लाउड सर्विस क्या होती है, जैसे कि फोटोज वीडियोस के लिए आपने उसमें जीमेल में देखा होगा, जीमेल में जब आपकी स्टोरेज फुल हो जाती है तो उसमें लिखा आता है कि क्लाउड स्टोरेज आप बढ़ा लो, है ना। तो वो स्टोरेज होती है, क्लाउड सर्विस का मतलब स्टोरेज। नेटवर्क का मतलब जैसे आपको पता है कि सर्वर डाउन हो जाता है ना, जैसे अब हम लोग लैपटॉप चला रहे हैं या हम लोग वाईफाई चला रहे हैं, अगर वाईफाई का सर्वर डाउन हो गया तो हम वाईफाई नहीं चला पाएंगे ना, तो उसे नेटवर्क कहा जाता है ना। और और बाकी और भी चीज जो कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर चलती है वो सब, ठीक है। समझ गए, बहुत सिंपल है, ऐसे ही याद कर लेना। एक्चुअली मैंने जो आपको पीडीएफ सेंड करी उसमें ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उसको चेंज करके शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। बस इतना ही याद कर लेना। फिर है फोर्थ पॉइंट है इन अ प्रोसीडिंग वेयर इट इज अ डिजायर टू गिव अ स्टेटमेंट। अब देखो कि प्रोसीडिंग के दौरान, इन एनी प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के दौरान where it is a desire to give a statement in evidence by virtue of these sections, certificate doing any of the following things shall be submitted along a electronic record। कि इसमें क्या कहा गया कि कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसके अंदर आप क्या देना चाहते हैं, आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं, आप एविडेंसेस देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। कैसे, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड और डिस्क्राइब द मैनर ऑफ इट्स क्रिएशन। क्या लिखा है यहाँ पे, एडमिशन होगा, एडमिशन करवाना है उस एविडेंस का
तो सबसे पहले तो वो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होना चाहिए और प्रॉपर क्रिएशन में होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। डिस्क्राइब द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका जो मोबाइल फोन है या कंप्यूटर है, आप उसे किस चीज के लिए यूज करते हैं। डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फिर है सर्टिफाई कंप्लायंस विद द टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, कि कुछ टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस होती होंगी भाई कंप्यूटर लैपटॉप में, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखना है, जो कि सेकंड क्लॉज में हमने पढ़ के आए हैं। रेगुलरली यूज होना चाहिए, ऑपरेटेड होना चाहिए, वो सारी चीजें। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स डाटा सप्लाइड इन एनी फॉर्म टू अ डिवाइस। अब देखो इंफॉर्मेशन, वही बात आ गई ना इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन किसी भी उसमें हो, किसी भी डिवाइस में, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर एक प्रोसीडिंग में आप उसे यूज कर सके वैसा होना चाहिए। कंप्यूटर आउटपुट रेफर्स टू रिकॉर्ड और प्रोड्यूस्ड। कहते हैं कंप्यूटर आउटपुट का मतलब है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड की गई हैं जिसे हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन से हम उसे यूज कर सकते हैं, तो उसे कंप्यूटर आउटपुट कहा जाता है। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन है, कंप्यूटर आउटपुट क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। समझ गए क्या? ठीक है, ये अभी नहीं पढ़ना, ये तो अटेस्टेड और अनअटेस्टेड के बारे में बताया गया। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। इसके केस लॉज हम लोग कल करेंगे। ठीक है, प्लीज मेरे को याद करा देना, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल रहा है एडिट करने का, तो मैं ऐड कर दूंगी सारे केस लॉज वगैरह, कल हम लोग कर लेंगे। अब 64 तक हमने कर लिया था, यहाँ से हमने करना है ना। सिंपल याद रखना, सिर्फ दो वर्ड्स आपको याद रखना है। अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। आपको नोटरी के बारे में पता है? कोर्ट में नोटरी होती है, नोटरी, नोटरी के हम लोग साइन करवाते हैं, है ना। तो मतलब चलो ठीक है, इतना तो आपको पता है कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट का मतलब कोई डॉक्यूमेंट हमने बनवाया, उस पे हमने नोटरी के साइन करवाए, तो मतलब कि वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। अब अनअटेस्टेड का मतलब जहां पर वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, वहां पर हमने नोटरी के साइन नहीं करवाए, समझ गए, वो अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। समझ गए, फर्क पता चल गया ना, बस एक यही फर्क है, और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आगे सेक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा। अब है अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें है एक हमारा। हम्म, पहले हम पढ़ते हैं अटेस्टेड। सेक्शन नंबर 67, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। कि देखो कहते हैं कि प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कहते हैं लॉ के द्वारा आपको रिक्वायर है अटेस्ट करवाना। देखो इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, लॉ के द्वारा आपको कहा गया है कि आपको इस डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, अटेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपने अटेस्ट नहीं करवाया तो उसे एज अ एविडेंस यूज नहीं किया जाएगा until one attesting witness at least has been called for the purpose of the। मैं बताती हूँ एक सेकंड, मैंने लिखा था यार ये ना। तो इसमें क्या है कि until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution। अब ध्यान से समझो, ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को हमें क्या प्रूफ करना है कि भैया ये अटेस्टेड है। तो यहाँ पर एक इंसान क्या है, एक विटनेस क्या है आना चाहिए इसे प्रूफ करने के लिए। अब प्रूफ कैसे करेगा, ये इस डॉक्यूमेंट पे नोटरी ने साइन करे, ये लो मैंने साइन किए, मुझे बुलाया जाएगा कि आप बताओ क्या ये सिग्नेचर आपके हैं, क्या ये हैंड राइटिंग आपने अप्रूवल दिया, क्या ये हैंड राइटिंग आपकी है। मैं हमने पहले भी पढ़ा कि हैंड राइटिंग को किस तरह से प्रूफ किया जाएगा, या तो एक्सपर्ट के द्वारा प्रूफ किया जाएगा, या फिर वो उस हैंडराइटिंग का एक्वेंटेड विद हैंडराइटिंग के साथ किया जाएगा। याद आया ना? यही दो पॉइंट्स मैंने पढ़ा, एक तो या तो एक्सपर्ट जिसे नॉलेज है, दूसरा इंसान जैसे आप मेरी हैंडराइटिंग रोज देख रहे हो तो आप उसे एक्वेंटेड हो कि हाँ भाई पता है हम मैडम कैसे लिखती है वो चीज। तो कहते कि अब
सिंपल बात है कि एक अटेस्टिंग विटनेस को आना पड़ेगा उसे प्रूफ करने के लिए। इफ देयर बीन एन अटेस्टिंग विटनेस अलाइव, देखो अगर तो वो जिंदा है वो खुद आएगा, अगर वो जिंदा नहीं है तो एक्सपर्ट को और एक्वाइंटेड को बुलाएंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, कैपेबल है आ सकता है तो आके क्या दे दे, हमारे प्रूफ करवा दे, है ना। provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of execution of any document, कहते हैं कि इसमें आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। कब आपको बुलाने की जरूरत कब नहीं है, एक तो इसमें विल का कंसेप्ट है, याद रखना कि आप अगर तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, याद रखना एक क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपको किस में करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड एक्ट 1908 में आपको करवाना पड़ेगा, वो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, which has been registered in according with the provisions of Indian Registration Act unless it is execution it purpose to be, कि अगर वो रजिस्टर्ड है, विटनेस की चाहे डेथ हो गई है या कुछ भी हो गया तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है कि हाँ भाई वो अटेस्टेड है ना। अब दूसरी चीज ये कि अब बात आती है विल की, किसकी बात आती है, विल। विल का मतलब क्या है कि वैसे तो कहा गया है कि ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, मतलब विल को क्या किया जाता है, अटेस्टेड करवाया जाता है, सिग्नेचर वगैरह करवाए जाते हैं। लेकिन अब मान के चलो कि राहुल विल बना के गया और उसकी डेथ हो गई। अब एक एक लड़का है श्याम, श्याम क्या बोल रहा है कि मैं इस विल को नहीं मानता, वो क्या कर रहा है, इसको डिनाई कर रहा है। देन हम क्या करेंगे, इस विल को क्या करेंगे, बेशक वो रजिस्टर्ड हो, हम फिर भी, क्योंकि इसने तो डिनाई कर दिया ना उसे एडमिट करने से, तो हम क्या करेंगे उस विल को फिर प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, एक्सपर्ट के द्वारा करेंगे और एक्वेंटेड के द्वारा करेंगे, जिसके सामने वो विल लिखी गई थी। समझ गए क्या, ठीक है समझ गए। मतलब कि यहाँ पे डिनाई कौन कर रहा है, जिसने उस विल को एग्जीक्यूट करना है। जैसे मान के चलो वो उसका बेटा है ना, अब वो डिनाई कर रहा है। अब मान के चलो कि उसके फादर ने, राहुल ने प्रॉपर्टी श्याम के नाम भी कर दी, एक उसका पड़ोसी है उसके नाम भी कर दी, तो वो डिनाई कर रहा है कि मैं इस विल को नहीं मानता। तो फिर उस विल को बेशक वो रजिस्टर्ड हो, मैंने क्या बोला कि रजिस्टर्ड को अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अटेस्टेड हो चुका है। लेकिन फिर बोलते कि अब विल भैया वो डिनाई कर रहा है तो क्या करे, अब डिनाई कर दिया तो डिनाई करने के बाद वो दोबारा से उसको क्या करेंगे, एक्सपर्ट वगैरह बुला के सब कुछ दोबारा से करेंगे। समझ गए क्या, ये सेक्शन बहुत जरूरी है। बाकी सब तो ऐसे ही है कि हाँ चलो कर दिया ठीक है, नहीं किया ठीक है, लेकिन ये वाला सेक्शन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है सेक्शन नंबर 68, प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस इज फाउंड। कहा ना कि जब अटेस्टिंग विटनेस हमें मिला नहीं, हमें पता ही नहीं कि कहाँ है या डेथ हो गई क्या हो गया, सो it must be proved that the attestation of one attesting witness at least in handwriting, that the signature or the executing document handwriting with the person, कि सिंपल है कि जो एक्सपर्ट होगा वो कर देगा, या तो जिसे उसकी हैंडराइटिंग सिग्नेचर के बारे में है वो आगे कर देगा। अगर मतलब मान के चलो कि ये सिग्नेचर मैंने करे, अब मैं मतलब उन्हें मैं नहीं मिली, ठीक है, मैं कहीं चली गई या वॉट कुछ भी रीजन हो गया, मैं उन्हें नहीं मिली, वो मेरे को नहीं ढूंढ पाए, तो ये सिग्नेचर किससे पता करेंगे, वो या तो एक्सपर्ट से पता करेंगे या फिर मेरी फैमिली मेंबर से पता करेंगे या मेरे क्लासमेट से पता करेंगे कि अच्छा ये तुम्हारे साथ पढ़ती थी बताओ, है ना, किसके सिग्नेचर ही है। एक पब्लिक लिस्ट भी होती है, वो शायद यहाँ नहीं है, वो किसी दूसरे सेक्शन में है, पब्लिक की होती है, पब्लिक की, याद रखना पब्लिक की होती है ना, इसके बारे में भी बाद में बताऊंगी। तो ये समझ आ गया कि अगर हमें नहीं मिला, प्रूफ वेयर नो टेस्टिंग विटनेस फाउंड नहीं मिला तो भैया बुला लो। फिर है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय अ पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अब इसमें बात हो रही है एडमिशन के बारे में कि द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन, अब मान के चलो कि इसमें क्या हुआ, इंसान ने खुद एडमिट कर लिया, ठीक है, क्या है, इंसान ने खुद एडमिशन कर लिया। एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब कि पार्टी है, कोई डॉक्यूमेंट है, पार्टी ने खुद एडमिट कर लिया कि हाँ भाई ये अटेस्टेड है, ठीक है, उसने खुद प्रूफ कर दिया, खुद से प्रूफ कर दिया। एक होता है कि डिस्प्यूट आ रहा है, पार्टी खुद से प्रूफ नहीं कर रही है, लेकिन उसे
फिर जब वो खुद से प्रूफ नहीं करती या कुछ छुपाती है तो हमें विटनेस को बुलाना पड़ता है। लेकिन पार्टी ने खुद बोल दिया, ठीक है, क्या देखो, shall be sufficient proof of its execution against him, उसने अपने ही खिलाफ में मान लिया कि चलो ठीक है मैं मानता हूँ, है ना, तो फिर वहां पे विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। समझ गए क्या? लिखा ना अगेंस्ट हिम, उसने अपने ही अगेंस्ट में बोला है। फिर है प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन, कि अब यहाँ पे विटनेस क्या है एग्जीक्यूशन के लिए डिनाई कर रहा है। इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। ध्यान से समझो, अगर विटनेस क्या कर रहा है, अगर विटनेस बोल, अब विटनेस मना कर दे, मैं नहीं कोर्ट में आ रहा, मैं नहीं आके बता रहा कि ये मेरे सिग्नेचर है कि नहीं है, वो मना कर रहा है कि मैं नहीं प्रूफ कर रहा, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर हम लोग अदर एविडेंसेस से क्या कर लेंगे, उस चीज को प्रूफ कर लेंगे। समझ आ गया क्या? ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब पढ़ो अनअटेस्टेड के बारे में, है ना, ये भी काफी अच्छा है। सेक्शन नंबर 65, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ अ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वो इस वाले सेक्शन में है कि इफ अ डॉक्यूमेंट इज एलिज्ड टू साइंड और हैव रिटन होली और पार्टली, कि किसी पर्सन के द्वारा कुछ साइन किया गया, पार्टली होली कुछ लिखा गया, सिग्नेचर हैंडराइटिंग, और इसे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये हैंडराइटिंग इसी पर्सन की है। तो क्या क्या तरीके, या तो वो इंसान खुद एडमिशन कर ले कि मैंने ही ये लिखा है, या तो बाय एक्सपर्ट के द्वारा, या एक्वेंटेड विद द फैक्ट के द्वारा, या कोर्ट्स में आज कंपेयर, या फिर कोर्ट उसे क्या दे कि चलो जी इसे कंपेयर करते हैं, एक ये सिग्नेचर, एक ये सिग्नेचर, एक ये, चलो जी कंपेयर करते हैं कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा है, तो वो चीज। फिर है 66, प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का भी क्या किया जाएगा, प्रूफ। ठीक है, अब देखो, मान के देखो, अब डिस्प्यूट आ जाता है, अब एक इंसान आके बोल दे, अब आप सोच रहे हो कि यार इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, प्रूफ प्रूफ ये क्यों बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। अब मान के चलो कि कोई इंसान बोल दे कि इसने मेरे से ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, इसने इसने कहीं से कॉपी कर लिए मेरे सिग्नेचर और यहाँ सिग्नेचर कर लिए, मैंने तो सिग्नेचर ही नहीं किए। तो कहते हैं कि फिर वहां पे आ जाती है ना प्रूफ करने की बात, कि ये सिग्नेचर इसने किया कि नहीं किया। जब इस तरह के डिस्प्यूट आते हैं, जब जैसे मान के चलो कि हैंडराइटिंग कोई किसी ने सुसाइड कर लिया, उसने कुछ लिख दिया, फिर उसकी हैंडराइटिंग को कंपेयर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, है ना, कि ये लिखा किसने, इसने खुद लिखा है या किसी और ने लिखा है। तो उस वाले केसेस में ये सारे सेक्शंस काम में आएंगे। फिर कि अब लिखा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, whenever is to be electronic signature except secured electronic signature, then that shall be proved by electronic signature of the subscriber, कि भैया ये तो प्रूफ किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के द्वारा। सिंपल है कि उसके पुराने डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट। प्रूफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी स्टडी, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मतलब कंफ्यूज कर देगा। कहा गया कि अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रजिस्टर। लेकिन आपने, होशियार बन रहे थे सारे लोग, रजिस्टर करा लिया। रजिस्टर कराने के बाद कोर्ट बोलता हम तो इस डॉक्यूमेंट को ऐसे ही मानेंगे कि ये रजिस्टर नहीं हुआ है, क्योंकि कह दिया गया ना कि इसे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, तो चाहे रजिस्टर कर भी लो तब भी हम ऐसे ही मानेंगे, तब भी हम उसे अनअटेस्टेड ही मानेंगे। समझ गए क्या? समझ गए? रजिस्टर्ड का मतलब अटेस्टेड, नॉन रजिस्टर्ड का मतलब अनअटेस्टेड। एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड, इसे ऐसे ही माना जाएगा कि ये अनअटेस्टेड है, इसे रजिस्टर नहीं करवाया गया। फिर है कंपैरिजन किया जाएगा, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग, सील, इन सब का क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, in order to ascertain whether a signature, writing, seal of that person whom it is purposed to have written or made, कि जिस पर्सन के द्वारा ये सिग्नेचर मेड किया गया, बनाया गया, ठीक है, कोई भी सिग्नेचर, राइटिंग, सील हो जाती है, प्रूव्ड द सेटिस्फेक्शन। कोर्ट सबसे पहले तो ऐसे ही नहीं किसी चीज को प्रूव कर देगा, वो पहले सेटिस्फाई करेगा कि ये इसका है कि नहीं, हैव बीन रिटन, मेड, कंपेयर किया जाएगा, भाई ये सब सारी चीजें क्या की जाएंगी, कंपेयर की जाएंगी, एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। अब इसमें ये पहला पॉइंट तो सिंपल था हमारा। देखो दूसरा पॉइंट है कोर्ट।
कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन प्रेजेंट इन अ कोर्ट टू राइट एनी वर्ड्स और फिगर्स फॉर द पर्पस। अब मेरे को शक है कि ये सिग्नेचर इसने नहीं आपने किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे हैंडराइटिंग से पता चल रहा है। तो मैं आपको बुलाऊंगी कोर्ट में और आपको कहूंगी कि आकर ये लिखो, आकर यहाँ सिग्नेचर करो, यहाँ पर आकर मुझे लिख कर दिखाओ, सारा कुछ ये सब करके दिखाओ। So the court to compare the words or figures, so written the words and a figure by the such person, कि फिर कंपेयर करेगा, क्योंकि कंपेयर का सेक्शन है तो फिर कंपेयर करेगा, आपने जो लिखा और जो पुराने सिग्नेचर इसे क्या कर लेगा, कंपेयर कर लेगा। लेकिन बोलते कि सेक्शन अप्लाइज आल्सो विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन, कि आप कोर्ट को जैसा जरूरी लगे वो उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता है। फिंगर इंप्रेशन भी इसमें इंक्लूड रहेगा, जैसे अंगूठा लगाते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। उसका भी तो होता है ना एक्सपर्ट, फिर उसका चेक करते हैं कि ये इसका इसने अंगूठा लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। एक केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे का, इसमें कहा गया कि हम लोग पर्सन को बोल रहे हैं कि आके लिखो या सिग्नेचर करो या दिखाओ अपनी हैंडराइटिंग, तो कहते हैं ये वॉयलेशन नहीं है आर्टिकल नंबर 20 के 3 का। समझ गए, बस सिंपल इतना ही है ये वाला केस, समझ गए क्या। फिर है लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 73, प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अब वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो बस आप इसमें अथॉरिटीज के नाम याद कर लो। वेरिफिकेशन कैसे होगा, दैट पर्सन के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। जैसे मैंने सिग्नेचर किया, मैं वेरीफाई करती हूँ कि हाँ मैंने ही सिग्नेचर किया। फिर दूसरा है कंट्रोलर के द्वारा, सर्टिफाइड अथॉरिटी के द्वारा, जो कि प्रोड्यूस करती है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। फिर आ गया अदर पर्सन, अदर पर्सन करेगा कैसे, पब्लिक की लिस्टेड में, मतलब कि जैसे आज यार मतलब कि मुझे समझाना नहीं आएगा क्योंकि मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने पहले भी बोला। लेकिन पब्लिक की लिस्टेड का मतलब होता है कि जैसे हम लोग ना सिग्नेचर करते हैं, हम लोग बैंक में जाके सिग्नेचर करते हैं हमसे ना, जैसे आपको पता है कि हम जब हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, उसमें ना हम सिग्नेचर करते हैं, है ना, जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। आप आपसे पता नहीं मतलब आपने कभी किए कि नहीं किए, लेकिन मैंने एक दो जगह किए हैं, है ना। तो वहां पे कहते हैं वो ना पब्लिक की होती है, पब्लिक की, है ना, जो कि वो उनके पास फीड हो जाती है, कि जब एक इंसान के सिग्नेचर आ गई तो वो उनके पास फीड हो जाएगा। वो फिर वहां से, अब मान के चलो कि वो पर्सन भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तो वो दूसरे तो कोर्ट क्या कर लेगा, अदर पर्सन को क्या बोलेगा कि पब्लिक की लाके दे ताकि मैं इसका डिजिटल सिग्नेचर को चेक कर सकूं। समझ गए क्या। ठीक है, तो ये पब्लिक की लिस्टेड होती है, बस ऐसा वर्ड आप याद रख लेना, ठीक है, समझ गए। और किसे कहेगा, दूसरे पर्सन को कहेगा, जैसे बैंक में कह देगा कि लाके मेरे को दे दे पब्लिक की लिस्टेड को, ये सब। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल करेंगे, आज के लिए इतना ही।